तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके 6 के बारे में। इस एनिमे के जॉनरास एक्शन, एडवेंचर, मैजिक, फैंटेसी और स्कूल है और ये एनिमे अभी 2020 के समर में ही एयर हुआ है। साथ ही साथ मैंने सोचा है कि मैं छोटे एनिमेस पे अलग से डेडिकेटेड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगा। एनिमे की स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी उसके साथ ही मैं आपको सारे कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन भी देते जाऊंगा, तो आप उसका ध्यान रखना। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर करते जाना वीडियो में आगे बढ़ने के पहले। तो बहुत हो गई बातें, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2000 साल पहले मिथिकल एज के टाइम एक डीमन किंग ने ह्यूमन, स्पिरिचुअल और सेलेस्टियल तीनों वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बात को 2000 साल हो चुके हैं और उस डीमन किंग की डेथ भी हो चुकी है। सो प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो उस डीमन किंग के सारे डिसेंडेंट्स में से एक नया डीमन किंग चूज करने के सोल पर्पस से बिल्ड करा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन सिस्टम, उन सारे डिसेंडेंट्स को डीमन किंग एकेडमी नाम की एक एकेडमी में एजुकेट किया जाएगा और फ्यूचर में उनमें से कोई एक डीमन किंग चूज होगा। एनिमे की शुरुआत में हमें सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि सिर्फ वर्दी डिसेंडेंट्स ही डीमन किंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में 3 डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिनमें से पहला फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा मैजिक पावर असेसमेंट टेस्ट होगा और तीसरा टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिनके नाम ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं तो पहला टेस्ट फिजिकल टेस्ट आता है, जिसके रूल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। फिजिकल टेस्ट में 1-on-1 फाइट होने वाली है, जिसमें सारे वेपन्स अलाउड हैं और इसमें कोई फाइटर अपनी फाइट को तब जीत सकता है जब उसका अपोनेंट या तो गिव अप कर दे या तो मूव करने की हालत में ना बचे। फिजिकल टेस्ट का फर्स्ट राउंड हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट एनोस वोल्डिगोट और उसके अपोनेंट के बीच होता है, जिसका नाम हमें बताया नहीं गया। असल में एकेडमी के गेट एंटर करते ही इन दोनों के बीच एक ग्रज क्रिएट हो गई थी और अब ये लोग अपनी ग्रज को अपनी फाइट में निकालेंगे। फाइट की शुरुआत में ही एनोस अपने अपोनेंट को प्रोवोक करता है और कहता है कि अगर मैं अपनी बॉडी को मूव ना भी करूं तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। जब उसका अपोनेंट उस पर गुस्से में अटैक करता है तो एनोस सिर्फ अपनी हार्ट बीट की हेल्प से सही में बिना मूव करे उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यहाँ पे ये सुनने में बहुत ज्यादा फारफेच्ड लगेगा, लेकिन एनिमे में बहुत बढ़िया लगता है भाई। देन एनोस अपने अपोनेंट को चैलेंज करता है कि वो फाइट में उसे गिव अप करने पे मजबूर कर देगा। एनोस के पास असल में किसी भी डेड पर्सन को वापस जिंदा करने का मैजिक है, पर उसको यूज़ करने की एनोस के पास सिर्फ एक कंडीशन है कि उसे पर्सन की डेथ के 3 सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म करना होता है। तो एनोस अपने अपोनेंट को फोर्सफुली गिव अप कराने के लिए उसे कई बार जान से मारता है और बार बार जिंदा करता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक उसके अपोनेंट की स्पिरिट टूट नहीं जाती और अल्टीमेटली उसका जो अपोनेंट है वो गिव अप कर देता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाकी कॉम्पिटिटर्स के भी फिजिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाए नहीं जाते। फिर फिजिकल टेस्ट के बाद मैजिक पावर असेसमेंट टेस्ट की बारी आती है, जिसमें सबको बस एक मैजिकल क्रिस्टल को टच करना है जो उनके मैजिक पावर लेवल्स को इंडिकेट करेगा। बाकी सबके क्रिस्टल को टच करने पे उनके मैजिक पावर यूनिट्स लाइक 100, 200, इवन 1000 तक आते हैं। लेकिन जब हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एनोस उस क्रिस्टल को टच करता है तो उसकी मैजिक पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सिर्फ गिने चुने कॉम्पिटिटर्स ही एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रोसीड करते हैं, जिसमें 2000 साल पहले जो डीमन किंग था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे जाएंगे। एनोस एप्टीट्यूड टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर देता है और सक्सेसफुली डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन पा लेता है। एंट्रेंस एग्जाम के वक्त एनोस ने मिशा नेक्रोन नाम की एक बंदी से दोस्ती कर ली थी, जिसे वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करके अपनी फैमिली के साथ डिनर कराने लेकर जाता है। वहाँ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन हमें एक अजीब बात ज़रूर पता चलती है कि जो एनोस है उसकी एज सिर्फ 11 मंथ्स है और उसकी बॉडी इतने समय में ही इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। फिर जब डिनर के बाद एनोस और मीशा अकेले वॉक पे निकलते हैं तो वहाँ डीमन किंग एकेडमी से एक डीमन लॉर्ड एनोस को घेर लेता है और अपने मैजिक से उसके आसपास एक एरिना बना देता है।
असल में एनोस ने अपने एंट्रेंस एग्जाम के फिजिकल टेस्ट में जिस अपोनेंट को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट करके हराया था, ये डीमन लॉर्ड उसका बड़ा भाई है। उसके बाद वो डीमन लॉर्ड कहता है कि एनोस ने एक नॉन प्योर ब्लडेड डीमन किंग का डिसेंडेंट होते हुए एक प्योर ब्लडेड डीमन किंग के डिसेंडेंट को फिजिकल टेस्ट में इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। इस वजह से वो जो डीमन लॉर्ड है वो एनोस को जान से मार देगा। वो डीमन लॉर्ड और उसके सोल्जर्स जिन्हें वो एनोस पे अटैक करने के लिए अपने साथ लाया था, वो सब साथ मिलके एनोस पे अटैक कर देते हैं। पहले वो लोग मैजिक सर्कल्स नाम की एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसे एनोस मूव तक करे बिना उनके हाथों में ही ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद सारे वीक सोल्जर मर जाते हैं और बस डीमन लॉर्ड बचता है। जब डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो कॉर्नर्ड हो गया है तो वो ओरिजिन मैजिक नाम का एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल यूज करता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन डीमन लॉर्ड के फॉरबिडन मैजिक को यूज करने के बाद भी उसका एनोस पे ज़रा भी असर नहीं पड़ता। असल में जब उस डीमन लॉर्ड ने एरिना को क्रिएट किया था तो उसने अपने भाई को जान से मार दिया था, क्योंकि वो नॉन प्योर ब्लडेड एक लो लाइफ डीमन से हार चुका है। लेकिन एनोस यहाँ पे डीमन लॉर्ड के भाई को वापस जिंदा करके एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है और उसे यूज करके डीमन लॉर्ड पे अटैक करवाता है। फिर एनोस कहता है कि अगर वो डीमन लॉर्ड अपने भाई को वापस चाहता है तो उसे उस पे पूरी फेथ रख के उसके नाम को पुकारना होगा। पहले तो अपने भाई को ज़ॉम्बी के रूप में देख के डीमन लॉर्ड बहुत डर जाता है, लेकिन बाद में जब वो एनोस की बात मानता है तो उसे अपना भाई वापस मिल जाता है। इतना सब होने के बाद भी डीमन लॉर्ड और उसके भाई का एनोस की अगेंस्ट ग्रज होल्ड करे रखने का इरादा है। लेकिन जब वो लोग एनोस से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन, तो वो बताता है कि वो 2000 साल पहले वाला डीमन किंग है जो रीइनकार्नेट होके वापस आया है। ये सब होने के बाद हमें 2000 साल पहले जब एसोन वोल्डिगॉट डीमन किंग के फॉर्म में जिंदा था उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है। उस वक्त जो डीमन वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड और हेवेंस थे वो तीनों हमेशा वॉर में रहते थे और मीनिंगलेसली एक दूसरे को मारते रहते थे। उस वक्त ये तीनों वर्ल्ड्स एक ही जगह पे सिचुएटेड थे, तो इन तीनों के बीच हमेशा वॉर होते रहना काइंड ऑफ ऑब्वियस भी था। तो बहुत सारे वॉर्स से परेशान आके एसोन ने अपने ह्यूमन वॉरियर फ्रेंड कैनन, गॉड ऑफ क्रिएशन मिलिशिया और द ग्रेट स्पिरिट रेनो के साथ मिलके इन तीनों वर्ल्ड्स को सेपरेट कर देने का डिसाइड किया। पर अगर ये लोग ऐसा करना चाहते थे तो एसोन के ह्यूमन वॉरियर फ्रेंड कैनन का उसे जान से मार देना बहुत ज़रूरी था, और एसन के कंसेंट के साथ वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद तीनों वर्ल्ड सेपरेट हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में जब एसोन मिशा नेक्रोन के साथ बैठा होता है तो उसे पता चलता है पास्ट टाइमलाइन से प्रेजेंट टाइमलाइन में जो डीमन किंग का नाम है वो लोगों तक गलत पहुंचा है। असल में तो 2000 साल पहले एनोस वोल्डिगॉट डीमन किंग था, लेकिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं। एनीवेज उसके बाद इनका एकदम एक लेजेंड स्कूल जैसे एक लेक्चर स्टार्ट होता है और इन्हें इनकी क्लास अलॉट करी जाती है जहाँ पे इन्हें एजुकेट किया जाएगा। लेकिन इसके पहले इनकी एजुकेशन स्टार्ट हो, इनके सारे स्टूडेंट्स को 7 डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट पावर लेवल्स में स्प्लिट किया जाएगा, जिसके हर ग्रुप में अपना अपना एक डिफरेंट लीडर होगा। जब इनकी होमरूम टीचर सारे स्टूडेंट्स में से जो भी स्टूडेंट्स लीडरशिप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें हाथ उठाने को कहती है तो एनोस भी अपना हाथ उठाता है। टीचर यहाँ पे एसोन को क्लियर कर देती है कि सिर्फ प्योर ब्लडेड कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसलिए एसोन नहीं कर सकता। लेकिन जब एसोन वहाँ पे अपने मैजिक को यूज़ करके सबके आगे अपनी क्षमता को साबित करता है तो उसकी टीचर को भी अपना ऑब्जेक्शन वापस लेना पड़ता है। फिर उसके बाद सारे नॉन कैंडिडेट डिसेंडेंट्स को कहा जाता है कि वो एसोन वोल्डिगॉट, साशा नेक्रोन जो कि मिशा की रियल सिस्टर है, और उसके अलावा जो 5 और लीडर हैं उनमें से किसी भी एक के ग्रुप को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जब सारे नॉन कैंडिडेट्स अपना अपना ग्रुप चूज कर लेते हैं तो एसोन के ग्रुप में उसकी दोस्त मिशा के अलावा कोई नहीं आता। असल में डीमन किंग एकेडमी में प्योर ब्लडेड और मिक्स ब्लडेड डिसेंडेंट्स की ड्रेस और रिस्पेक्ट के लेवल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मिशा और साशा दोनों के रियल सिस्टर होने के बाद भी उनकी ड्रेसेस डिफरेंट हैं, क्योंकि मिशा को यहाँ पे साशा जैसे रिस्पेक्ट में ट्रीट नहीं करा जाता। एसोन को इस बारे में तब पता चलता है जब ग्रुपिंग के वक्त मिशा की सिस्टर साशा आके इसी बारे में उसका मजाक उड़ाती है। ये सब होने के बाद साशा एसोन को चैलेंज देती है, जिसमें अगर एसोन जीत जाता है तो साशा हार मान के उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी। लेकिन अगर एसोन उस चैलेंज में हार जाता है तो उसे हार मान के साशा के ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे एसोन अपनी तरफ से श्योर था कि वो साशा को हरा सकता है, तो इसलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और 1 वीक बाद इनके चैलेंज का दिन आता है और इनका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है।
चैलेंज के जो रूल्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। इन दोनों साइड के लोगों को अपनी अपनी मैजिक पावर्स को यूज़ करके कैसल बिल्ड करना है और एक दूसरे के कैसल को ओवरटेक करना है। बिकॉज ये एक ग्रुप चैलेंज है तो एसोन वाले साइड बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोग हैं और अपोनेंट टीम में बहुत सारे। सो जो एसोन है वो इस डिसएडवांटेज को फिल करने के लिए मिशा से 3 डिफरेंट कैसल्स बिल्ड करवाता है सो डेट अपोनेंट टीम को कंफ्यूजन हो। और ये करने के बाद एसोन अकेला सीधा साशा के कैसल पे अटैक कर देता है और उसके कैसल को एक खिलौने की तरह फेंक देता है। साशा के पास यहाँ पे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं बचता और वो जियोग्रेस नाम के एक बहुत ही पावरफुल फायर एलिमेंट मैजिक स्पेल को यूज़ करके एनोस पे अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पे एसोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो साशा के स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एलिमेंट मैजिक स्पेल के अगेंस्ट अपना वीकेस्ट फायर एलिमेंट मैजिक स्पेल यूज़ करता है और उसे काउंटर कर देता है। ये सब होने के बाद साशा का ग्रुप अल्टीमेटली डिफीट हो जाता है और चैलेंज की कंडीशन के हिसाब से साशा को एसोन के ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है। साथ ही साथ इस फाइट के बाद एनोस की वजह से मिशा और साशा के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमें क्लियर हो गई दिखती हैं। ये सब होने के बाद अगले दिन जब ये लोग डीमन किंग एकेडमी में वापस जाते हैं तो इन्हें पता चलता है वहाँ पे इन्हें वन ऑफ द 7 एल्डर डीमन एम्परर ग्रेट मैजिक यूज़ करना सिखाएगा। असल में 2000 साल पहले जब एनोस वोल्डिगॉट डीमन किंग हुआ करता था तब उसके ही ब्लड से उसकी डेथ के पहले ये 7 एल्डर डीमन एम्परर्स क्रिएट करे गए थे। तो एनोस यहाँ पे ये अज्यूम करता है कि जो डीमन एम्परर इन्हें लेक्चर देने आने वाला है वो 2000 साल पहले से एनोस को जानता होगा। लेकिन जब वो डीमन एम्परर इनकी क्लास में लेक्चर देने आता है तो एनोस को पता चलता है वो 2000 साल पहले से अपनी सारी मेमोरीज को खो चुका है। वो डीमन एम्परर अपना नाम आइविस नेक्रोन बताता है और वो कहता है कि जिस ग्रेट मैजिक पे वो क्लास में लेक्चर देने वाला है वो फ्यूजन मैजिक होगा। फ्यूजन मैजिक को यूज़ करके आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैजिक स्पेल्स को एक साथ फ्यूज़ करके उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और पूरे लेक्चर में इसके बारे में ही बात चलती है। फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद एनोस वोल्डिगॉट जब उस डीमन एम्परर से पूछता है कि उसकी नज़रों में 2000 साल पहले का डीमन किंग कौन है तो एनोस वोल्डिगॉट को पता चलता है कि उस डीमन एम्परर को किसी एनोस डिल्हेविया नाम के डीमन किंग का नाम पता है जो 2000 साल पहले डीमन किंग हुआ करता था। लेकिन असलियत में जो 2000 साल पहले डीमन किंग था वो एनोस वोल्डिगॉट था, ना कि एनोस डिल्हेविया। एनोस वोल्डिगॉट इस बात का ये कंक्लूजन निकालता है कि एनोस डिल्हेविया ने उस टाइम के सारे लोगों की मेमोरीज को रीराइट करके अपने आप को समहाउ डीमन किंग एस्टेब्लिश कर दिया है। इसके बाद इनकी जो होमरूम टीचर है वो इन्हें डंजन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए 2000 साल पहले वाले डीमन किंग के कैसल डेल्स गेट में लेके जाती है। डंजन एग्जाम्स एक तरह का कंपटीशन है जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सबको मैजिकल टूल्स, वेपन्स, आर्मर्स एक्सेट्रा ये सब कलेक्ट करना होता है और जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा आइटम होते हैं और जितने रेयर आइटम होते हैं वो जीत जाती है। सारी टीम्स कैसल में एंटर कर लेती हैं लेकिन जो एनोस है उसे डंजन एग्जाम्स को क्लियर करने का एक शॉर्टकट पता है। वो अपने दोनों टीममेट्स मिशा और साशा को बताता है कि अगर ये लोग कैसल के लोएस्ट लेवल पे जाके सेप्टर नाम के लेजेंडरी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर ले तो ये एग्जाम्स को जीत जाएंगे। असल में ये जो सेप्टर नाम का लेजेंडरी ऑब्जेक्ट है इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और किसी ने आज तक इसे ढूंढा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कैसल 2000 साल पहले एनोस का ही हुआ करता था तो उसे इसके सारे रास्ते पता हैं और वो जानता है कि सेप्टर को कैसे ऑब्टेन करना है। एनोस अपनी टीम को बहुत ही आसानी से सेप्टर तक पहुंचा देता है। साथ ही साथ क्योंकि आज साशा का बर्थडे है तो उसकी सिस्टर मिशा एनोस को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना चाहती है। तो मिशा के रिक्वेस्ट करने के बाद एनोस उसे एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहां 2000 साल पहले से उसके सारे मैजिकल बिलोंगिंग्स भरे पड़े हैं। तो मिशा उन सारे ऑब्जेक्ट्स में से फिनिक्स रॉब नाम का एक ऑब्जेक्ट साशा को उसके बर्थडे पे देने के लिए चूज करती है और कुछ देर बाद उसे दे भी देती है। साशा को अपना गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है लेकिन एनोस जैसे ही मिशा और साशा को कुछ देर अकेला छोड़ता है तो साशा अपना सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट कर देती है। जब एसोन वापस आता है तो साशा उसे कहती है कि उसने अपने फायदे के लिए एसोन के ग्रुप को ज्वाइन करा था और अगर अब एसोन अपनी दोस्त मिशा की जान को बचाना चाहता है तो उसे सेप्टर साशा के हवाले करना होगा जिसे यूज करके वो डंजन एग्जाम से जीत जाए। वैसे तो एसोन यहाँ पे अपनी मैजिक पार्ट्स को यूज करके मिशा को साशा से बचा देता है लेकिन साशा फिर भी उसके सेप्टर को चुरा के भाग जाती है।
उसके बाद मिशा एसोन को बताती है कि जैसे आज साशा का बर्थडे है वैसे कल के दिन उसका भी 15th बर्थडे है, जिसके बाद वो दुनिया से डिसअपियर हो जाएगी। असल में 2000 साल पहले जब एसोन वोल्डिगॉट डीमन किंग हुआ करता था तब एक ऐसा स्पेल इन्वेंट हुआ था जिसे यूज करके एक पर्सन को 2 डिफरेंट पर्सन में स्प्लिट करा जा सकता है। तो जो एल्डर डीमन आइविस नेक्रोन है उसने ये स्पेल को यूज करके 15 साल पहले मिशा और साशा को स्प्लिट कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अपनी लाइफ साइकिल में ये दोनों जब मैजिक सीखेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब ये दोनों मर्ज होंगे तो इनके मर्ज होने पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन जन्म लेगा। असल में जो साशा है वो अपनी पूरी जिंदगी में मिशा को सिर्फ नीचा दिखाते आई है, क्योंकि वो जानती है जिस दिन इनके मर्ज होने का टाइम आएगा वो दिन मिशा को डिसअपियर होने से सिर्फ तभी बचाया जा सकता है अगर उसकी सोल साशा की सोल को हेट करे और उससे मर्ज होने से रिजेक्ट कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो एकदम उल्टा हो जाएगा और साशा की बॉडी को मिशा की बॉडी में मर्ज होना पड़ेगा, जिसके बाद मिशा तो डिसअपियर नहीं होगी लेकिन साशा डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन साशा के पूरी जिंदगी मिशा से खराब बिहेव करने के बाद भी मिशा उसे हेट नहीं करती, जिसका मतलब कि अब मिशा के डिसअपियर होने का टाइम आ गया है। लेकिन जब भी एसोन उन दोनों को समझाता है कि असल में उन दोनों के ही सेक्रीफाइस को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि भले ही प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की सोल और बॉडी मर्ज होने वाले हैं लेकिन जब इनका बर्थ हुआ था तब वो दोनों डिफरेंट रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पास्ट मिशा की सोल को A1 कहें, पास्ट साशा की सोल को B1 कहें, प्रेजेंट मिशा की सोल को A2 कहें और प्रेजेंट साशा की सोल को हम B2 कहें, तो अगर ये लोग पास्ट में जाके दोनों टाइम से मिशा और साशा की सोल को क्रॉस मर्ज करा दे तो पास्ट में ये दोनों ऐसा डिफरेंट पर्सन बॉर्न होंगे और पास्ट को अल्टर करने के बाद प्रेजेंट में भी इन दोनों में से किसी की भी एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आइविस नेक्रोन ने मिशा और साशा को ऐसा इसलिए बनाया था क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग मर्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जिसके बाद वो इनकी बॉडी को यूज़ करके एनोस डिलेविया, जिसे वो ओरिजिनल डीमन किंग मानता है, उसे वापस जिंदा कर पाए। तो यहाँ पे आइविस नेक्रोन नहीं चाहता था कि एनोस वोल्डिगॉड उसके प्लान को ख़राब कर दे, तो वो उसे रास्ते से हटाने के मोटिव से स्टैप कर देता है। लेकिन आइविस नेक्रोन एनोस वोल्डिगॉड को स्टैप करने के बाद भी मार नहीं पाता, जिसके बाद एनोस वोल्डिगॉड आइविस नेक्रोन को जान से मार डालता है। उसके बाद एनोस मिशा और साशा को गार्डियन गॉड ऑफ टाइम के डिमेंशन में लेकर जाता है जो मिशा और साशा को टाइम ट्रेवल करवाएगा। लेकिन एनोस जैसे ही गार्डियन गॉड ऑफ टाइम से टाइम ट्रेवल करने की रिक्वेस्ट करता है तो वो एनोस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और फिर उसे एनोस की गई रिक्वेस्ट पे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मार देने के लिए आइविस नेक्रोन को वापस जिंदा करके अपने डिमेंशन में ले आता है। गार्डियन गॉड ऑफ टाइम के समन करने के बाद उसकी पावर की हेल्प से आइविस नेक्रोन उसके डिमेंशन का फ्लो ऑफ टाइम एकदम रोक देता है और फिर उसके बाद एनोस वोल्डिगॉड और आइविस नेक्रोन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के बीच फाइट बहुत लंबी चलती है लेकिन आखिर में एनोस वोल्डिगॉड द मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करके आइविस नेक्रोन को वापस जान से मार देता है, जिसके बाद मिशा और साशा की सोल फाइनली पास्ट में जाके पास्ट वाली सोल से क्रॉस मर्ज हो सकती है। फिर मिशा और साशा के पास्ट में जाने के बाद एनोस वोल्डिगॉड आइविस नेक्रोन को वापस जिंदा कर देता है। आइविस नेक्रोन यहाँ पे समझ चुका है कि एनोस वोल्डिगॉड ही ट्रू डीमन किंग है और वो उसके लिए लॉयल हो जाता है। देन आइविस नेक्रोन एनोस वोल्डिगॉड से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है, जिसके बाद एनोस उसे अपनी डेथ के पहले की मेमोरीज वापस दे देता है। बस देन इस सब के बाद सब बढ़िया हो जाता है और साशा और मिशा को डिसअपियर नहीं होना पड़ता और जो एसोन है वो आइविस नेक्रोन को वापस जिंदा करके अपने साइड कर देने वाली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि उसने आइविस नेक्रोन को अदर एल्डर डीमन एम्परर्स पे नजर रखने का काम दिया है जो कि वो बिना छुपे नहीं कर सकता। फिर अगले दिन एसोन, मिशा और साशा एकेडमी में इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें डंजन एग्जाम्स का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पे उनकी होमरूम टीचर उन्हें बताती है कि उन तीनों ने डेल्सगेट कैसल से जो सेप्टर ऑब्टेन किया था वो एकेडमी से चुरा लिया गया है। तो अगर एकेडमी वाले वो सेप्टर को रिकवर नहीं कर पाते तो इनकी टीम को सिर्फ 70% मार्क मिलेंगे, क्योंकि एकेडमी वाले नहीं जानते कि वो सेप्टर ऑथेंटिक था कि नहीं। लेकिन जब भी एनोस वहीं बैठे एक स्टूडेंट के पास से चोरी किया हुआ सेप्टर रिकवर कर लेता है, जिसे असल में इनकी होमरूम टीचर ने ही चोरी करने का काम दिया था। इनकी होमरूम टीचर नहीं चाहती थी कि एनोस की टीम को परफेक्ट स्कोर मिले, क्योंकि वो एक नॉन प्योर ब्लडेड डिसेंडेंट्स की टीम है। लेकिन क्योंकि एनोस ने ओरिजिनल सेप्टर को वापस रिकवर कर लिया है तो उसे ना चाहते हुए भी इन्हें डंजन्स एग्जाम में परफेक्ट स्कोर देना होगा। ये सब होने के बाद मिसा नाम की इनकी एक क्लासमेट एनोस, मिशा और साशा को प्राइवेट में रीच करती है
वैसे तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है, लेकिन मैं और क्लियर कर देता हूँ कि मिसा और मिशा दोनों अलग अलग बंदियाँ हैं। एनीवेज फिर मिसा उन्हें बताती है कि वो एक ऐसे क्लब का हिस्सा है जो नॉन प्योर ब्लडेड डिसेंडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। मिसा यहाँ पे जिस क्लब की बात कर रही है उस क्लब का एक 7 एल्डर डीमन एम्परर भी हिस्सा है, और ये लोग यकीन करते हैं कि एनओसी 2000 साल पहले का डीमन किंग है। और यहाँ पे जो मिसा है वो उन तीनों को अपने साथ क्लब तक लेकर भी जाती है। वो क्लब का नाम यूनिटेरियंस होता है, जो कि कतई एनोस के फैन क्लब जैसा होता है। उसके मेंबर्स एनोस के फैंस होते हैं और वहाँ पे एनोस से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ प्रेजेंट होता है। वहाँ पे जो मिसा है वो एनोस और बाकियों को अपने फादर की एक स्वॉर्ड दिखाती है, जिसका हाफ साइड मिसा के फादर ने उसे उसके 10th बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और जो उसका अदर हाफ साइड है वो उसके फादर ने खुद रख लिया था, क्योंकि वो एक रॉयल प्योर ब्लडेड डीमन है और मिसा खुद एक प्योर ब्लडेड डीमन नहीं है। तो मिसा जब फ्यूचर में अपने फादर से मिलेगी तो वो दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साइड को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक नॉन प्योर ब्लडेड और प्योर ब्लडेड डिसेंडेंट्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता। वहाँ से जब वो लोग अकेडमी वापस जाते हैं तो वहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डर डीमन एम्परर सारे स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड फाइट करना सिखाने आए होते हैं, लेकिन एनोस वोल्डिगॉड और रे ग्रैंसिडोरी नाम का एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट उन एल्डर डीमन एम्परर्स को बहुत ही इजीली और इंसल्टिंग वे में डिफीट कर देते हैं। असल में 2000 साल पहले एनोस वोल्डिगॉड का शिन नाम का एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट हुआ करता था, और ये रे ग्रैंसिडोरी उसी का रीइंकार्नेशन है। पर इसके बारे में ना तो एनोस वोल्डिगॉड को पता है ना ही रे ग्रैंसिडोरी को। ये सब होने के बाद जब ये लोग वापस अपनी क्लास में जाते हैं तो वहाँ इन्हें पता चलता है न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट किसी भी ग्रुप का लीडर नहीं बन सकता। तो रे ग्रैंसिडोरी एनोस वोल्डिगॉड के अलोंग साइड फाइट करने के बाद उसकी पावर्स का पोटेंशियल समझ चुका है और वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, जो कि बाय द वे मिसा और उसके क्लब के मेंबर्स भी करना चाहते हैं। तो एनोस उन सब के आगे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने देने की एक कंडीशन रख देता है कि जैसे उसने साशा के साथ कैसल बैटल करा था, तो अगर वो दोनों साइड मिलके एनोस, मिशा और साशा को एक कैसल बैटल में अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं तो एनोस उन्हें अपने साथ शामिल कर लेगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कैसल बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दोनों टीम्स अपने अपने कैसल बिल्ड कर लेती हैं, लेकिन इनकी अपोनेंट टीम को ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन मैजिक आता है, जिसे यूज करके ये कैसल को मूव करा के फाइट करा सकते हैं। तो फाइट स्टार्ट होने पे एक तरफ एनोस वोल्डिगॉड रे ग्रैंसिडोरी से फाइट करता है, तो दूसरी तरफ जो मिशा और साशा हैं वो मिसा, उसके क्लब मेंबर्स और उसके बिल्ड करे हुए कैसल से फाइट करती हैं। फाइट ऐसे ही काफ़ी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में एनोस, मिशा और साशा अपने अपने अपोनेंट्स को डिफीट करके विक्ट्री अचीव कर लेते हैं। बट क्योंकि अपोनेंट टीम ने इन्हें बहुत बढ़िया फाइट दी तो जो एनोस वोल्डिगॉड है वो रे और मिसा को अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेता है, लेकिन मिसा के ग्रुप मेंबर्स को नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन जब ये लोग डीमन किंग एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें इनकी क्लास से सिर्फ 2 ही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन दोनों बंदों में से पहला बंदा रे ग्रैंसिडोरी होगा और दूसरा बंदा होगा एनोस वोल्डिगॉड। मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट होने के बाद एनोस से मिलने एक मेलहिस बोरेन नाम का अलग ही एल्डर डीमन एम्परर आता है। असल में मेलहिस के पास सारी तो नहीं, लेकिन अपनी पास्ट की सेवरल मेमोरीज प्रेजेंट है, जिनकी वजह से वो एनोस को एज फॉर्मर डीमन किंग रिकॉग्नाइज करता है। वो एनोस को बताता है कि 2000 साल पहले एनोस की डेथ के बाद किसी ने उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। ऐसा होने के बाद क्योंकि वो अपनी मैजिक पार्ट्स में शॉर्ट था तो वो चाह के भी एनोस के कैसल में वापस नहीं लौट पाया, लेकिन फिर 100 साल बाद जब वो बहुत मुश्किल से कैसल वापस लौटा तो उसने वहां देखा कि सबकी मेमोरीज में एनोस वोल्डिगॉड की जगह एनोस डिलेविया डीमन किंग बन चुका है। फिर उसके बाद मेलहिस एनोस को बताता है कि रॉयल मेंबर्स का उसको आगे होके मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट में इन्वाइट करने का प्रोबेबली ये रीजन हो सकता है कि वो उसे वंस एंड फॉर ऑल डिफीट करना चाहते हैं, और फिर वो एनोस को ये सजेस्ट करता है कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करे। जिसके बाद पहले तो एनोस और मिशा एनोस के घर जाके उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करते हैं, और फिर उसके बाद अगले दिन वो साथ में काइंड ऑफ डेट पे चले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े, तो मैं उस पार्ट को स्किप कर दूंगा। फिर उनकी डेट के बीच में जो आइविस नेक्रोन है वो एक कैट के फॉर्म में बहुत सारी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आइविस नेक्रोन ने ये पता लगाया है कि शायद तक जो यूनिटेरियंस क्लब है उसे कोई अननोन पर्सन ऑर्डर दे रहा है, जो कि शायद तक मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट वाले प्लान के पीछे भी है। आइविस ने यह भी पता लगाया है कि लॉग नॉर्थ मैजिक हॉस्पिटल नाम के एक हॉस्पिटल में किसी अननोन पर्सन को देखा गया है। सो मे बी ये पर्सन वही हो सकता है जो यूनिटेरियंस को ऑर्डर दे रहा है।
ये सब बताने के बाद आइविस नेक्रोन तो चला जाता है, लेकिन एनोस वोल्डिगॉर्ड को एक बात और पता चलती है कि लॉन्गनॉर्थ मैजिक हॉस्पिटल में रे ग्रैंसडोरी की मदर भी एडमिट है। तो अगर हम आइविस नेक्रोन की दी हुई इन्फॉर्मेशन को रे के फैक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो वो कुछ साबित तो नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्पिशन ज़रूर क्रिएट कर रही है। फिर उसके बाद जब अगले दिन मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे आइविस नेक्रोन एसोन को अप्रोच करता है और बताता है कि रे की मदर सही में बीमार है, जिसका मतलब प्रोबेबली रे का मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट की प्लानिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन टूर्नामेंट को याइगोस और वाइडोर नाम के कोई दूसरे ही डीमन एम्परर्स होस्ट कर रहे हैं जो कि एनोस वोल्डिगॉर्ड को पक्का डिफीट करना चाहते हैं। सो एनोस यहाँ पे टूर्नामेंट से विड्रॉ होने का अपना मन बना लेता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो डीमन किंग है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। और फिर ये रियलाइज करने के बाद वो अपने प्रेजेंट फादर की क्रिएट करी गई मैजिक स्वॉर्ड को लेके बैटलफील्ड में उतर जाता है। तो बस यार भाई, आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी का फर्स्ट सीजन कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुरू समय समापति का सांसे हाफती मुफाड़ के दहाड़ आगे इनकी लगने कापति मैं आफती सेनापति अकेला फौज पूरी भोजपुरी रैपरों की मैंने गंगा जमुना नापदी रगों में बहती बुझते लोग है काफिरियत इन्हें दुज्ञान लिरिकली सारे इडियट्स गए तो स्कूल पर सीखा कुछ नहीं घंटा तभी आते ही गाना मेरा लगते इनके पीरियड खत्म करेंगे सीन ये खत्म है जिनका सीना मेरे आते ही ये वेट सारे छोड़ते पसीना फक यू जवाब ना मिलेगा अब के एफ यू तू लुकाई ब्रोक लेसनर मुफाड़ जॉन सीना।